उन्होंने समझा था कि जीनत की रूह को सुकून मिल गया, लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। जब उसका बदला अधूरा रह गया तो उसने अपना साया जिंदा इंसान पर डाल दिया। क्या एक इंसान किसी बदरू का हिस्सा बन सकता है? जानने के लिए कहानी का आखिरी हिस्सा जरूर देखें। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ जीनत का खौफनाक सरापा टिमटमाती साए की तरह दिखाई दे रहा था। इसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख और बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। फरहान घबराहट के मारे दीवार के साथ लग गया। हसन, ये ख्वाब है ना? ये सब सच नहीं हो सकता। हसन ने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, मगर उसके हल्क में लफ्ज अटक गए। जीनत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसके कदम फर्श पर पड़ते तो यूं लगता जैसे लोहे की जंजीरें घिसट रही हों। अचानक इसने चीख मारी, क्यों आए हो तुम? क्यों मेरी नींदें छीनने आए हो? कमरे की खिड़की जोर से खिली और हुआ का झोंका अंदर आया। कागजात और पुरानी किताबें हुआ में उड़ने लगे। हसन ने हिम्मत जमा करके कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। जीनत की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू खून की तरह सुर्ख थे। इसने कहा, सच? सच वो है जो इस कुनवे की गहराई में दफन है, जहां मेरी चीखें आज भी कैद हैं। ये कहकर वो एकदम धुंध में बदल कर गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। दोनों लड़के कपकपाते हुए कमरे से बाहर निकले। फरहान तकरीबन रोते हुए बोला, बस बहुत हो गया, मैं यहां एक लम्हा भी नहीं रहना चाहता। मगर हसन अब और भी ज्यादा तजस्सुस में गिरफ्तार हो चुका था। हमने आधी कहानी जानी है, पूरी हकीकत जाने बगैर जाना बुज़दिली है। वो दोनों नीचे सहन में वापस आए। खुश्क कुनवे के करीब पहुंचते ही सद हुआ का झोंका चलने लगा। अंधेरे में कुनवे के अंदर से फिर वही सिसकियां सुनाई दे। हसन ने नोटबुक खोली और अगला सफ़ा पढ़ा। इसमें लिखा था, मेरी रूह को कैद करने के बाद वो मुझे दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता था, मगर वो भूल गया कि हर जुल्म की बाज़गश्त होती है। अब जो भी इस कुनवे के पास आता है, इसे मेरा दुख सुनाई देता है। अगर कोई मेरी बात अधूरी छोड़ दे तो वो भी मेरे साथ कैद हो जाता है, हमेशा के लिए। फरहान ने खौफ से कहा, हसन, इसका मतलब है हम अगर ये सब पूरा ना सुने तो? हसन ने नोटबुक जोर से बंद कर दी। हम सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो। अचानक कुनवे के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे पत्थर नीचे गिर रहा हो। और फिर औरत की दिल दहला देने वाली कहकहे की आवाज गूंजी। फरहान चीख मार कर पीछे हटा, ये हमें मार डालेगी। कुनवे के दहाने से धुआं सा उठने लगा। इस धुएं के अंदर जीनत की परछाई नजर आई। इसने हाथ बढ़ाया और सरगोशी की आवाज आई, मेरी आखिरी बात सुनो, वरना हमेशा यहीं रहोगे। नोटबुक के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। हसन ने कांपते हाथों से आखिरी बाब पढ़ना शुरू किया। जिस दिन मेरा शौहर मुझे धकेल कर गया, इसने मेरा जेवर, मेरे खत और मेरा खून छुपाने के लिए एक कमरे को बंद कर दिया। वो कमरा आज भी बंद है। जो इसे खोलेगा मेरा असल राज देखेगा। हसन ने सर उठाकर कहा, ये कमरा कहाँ है? जीनत के साए ने ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया। फरहान लरसते हुए बोला, हम नहीं जा सकते। वो कमरा खुदा जाने क्या छुपाए हुए है। मगर हसन पर अब जैसे जादू का असर था। वो फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर जाकर लंबे कॉरिडोर के आखिर में एक भारी लोहे का दरवाजा नजर आया। इस पर बड़ा सा ताला लटक रहा था, जंग आलूद और भारी। फरहान ने कपकपाते लहजे में कहा, ये वही है। हसन, खुदा के लिए मत खोलना। हसन ने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारने लगा। 2-3 ज़रबों के बाद ताला टूट गया। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और अंदर का कमरा नुमाया हो गया। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई चारपाई थी। दीवारों पर खून के छींटे जैसे पुराने निशानात थे। कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था जो बंद था। हसन और फरहान ने करीब जाकर संदूक खोला। अंदर जंग आलूद जेवरात, फटे हुए कपड़े और एक खंजर रखा था। खंजर के फल पर अभी भी खून के धब्बे जिमी हुई थे। नोटबुक के आखिरी सफ़े पर लिखा था,
यही वो खंजर है जिसने मेरी जिंदगी खत्म की। मेरा शौहर मुझे कुएं में फेंकने से पहले इसी खंजर से जख्मी करता रहा। जब तक इस खंजर को मिट्टी ना दी जाए मेरी रूह आजाद नहीं होगी। इसी लम्हे जीनत कमरे में नमूदार हुई। इसकी चीख दीवारों से टकरा कर गूंजी। अब तुमने मेरा राज जान लिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। फरहान जमीन पर गिरकर रोने लगा। हम कुछ बुरा नहीं चाहते, हम बस जाना चाहते हैं। जीनत ने खून आलूद आंखों से घोर कर कहा, आ मेरा बदला पूरा करो, आ हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। जीनत की सुर्ख आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थी। कमरे की फिजा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हसन और फरहान साकित खड़े थे, उनके कदम जैसे जमीन से जड़ गए हों। जीनत की आवाज गूंजी, मेरा बदला, आ तुम्हारी रूह है, फैसला अभी करो। फरहान कांपते हुए बोला, हम बदला कैसे ले सकते हैं? वो तो कब का मर चुका होगा। जीनत ने कड़वी हंसी हंसी, हाँ वो मर गया, मगर उसका खानदान आज भी जिंदा है। इसके बेटे और पोते इसी शहर में बसते हैं। मेरी चीखें उन्हीं के खून में बहती हैं। जब तक उनकी नस्ल पर मेरे दुख का साया ना पड़े मैं आजाद नहीं हो सकती। ये सुनकर हसन के कदम डगमगा गए। ये तो कत्ल के बराबर हुआ, हम ऐसा नहीं कर सकते। जीनत के चेहरे पर वहशत और बढ़ गई। तो फिर तुम यही रहोगे, इसी हवेली के सायों में उन्हीं चीखों के साथ? कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी और चूने के जर्रे गिरने लगे। फरहान जमीन पर बैठकर रोने लगा। हसन, मैं यहां मरना नहीं चाहता। हसन के दिमाग में तूफान बरपा था। अगर वो जीनत की बात माने तो वो खुद कातिल बन जाएगा, और अगर ना माने तो ये हवेली उन्हें कभी जाने ना देगी। इसने हिम्मत करके कहा, जीनत, बदला लेने से सुकून नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो हम तुम्हें दफन कर सकते हैं, तुम्हारी चीजों को इज्जत दे सकते हैं, ताकि तुम्हारी रूह को करार आ जाए। जीनत के चेहरे पर लम्हा भर के लिए नरमी आई, लेकिन फिर उसकी आंखों में फिर वही सुर्खी लूट आई। दफन? तुम दफनाओगे जबकि मैं सदियों से कैद हूं? हसन ने कांपते हाथों से खंजर उठाया। अगर यही तुम्हें सुकून दे सकता है तो हम ये खंजर तुम्हें दफन करके तुम्हारी याद को जिंदा कर देंगे। जीनत की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजी। कोशिश कर लो, देखते हैं तुम इस हवेली से निकल भी पाते हो या नहीं। इतना कहकर वो धुंध में बदल कर गायब हो गई। कमरा अचानक पुरसुकून हो गया, मगर एक खौफनाक बोझ अब भी उनके कंधों पर था। फरहान लरसती आवाज में बोला, क्या वाकई तुम समझते हो कि इसे दफन करने से वो हमें छोड़ देगी? हसन ने आह भरी, कोशिश तो करनी ही होगी, और कोई रास्ता नहीं। वो दोनों खंजर, जेवरात और नोटबुक साथ लेकर नीचे सहम में आए। खुश्क कुएं के पास खड़े रहकर हसन ने कहा, हमें बाहर निकलने की जरूरत है, यहां दफनाना मुमकिन नहीं। फरहान खौफजदा नजरों से बोला, और अगर दरवाजा फिर बंद हुआ तो? हसन ने हिम्मत जमा की और लकड़ी का भारी दरवाजा धकेल दिया। हैरत अंगेज तौर पर इस बार दरवाजा आसानी से खिल गया। बाहर की गिल्ली सुनसान थी, मगर हवा में एक अजीब बोझ अब भी कायम था। वो दोनों तेजी से हवेली से निकले और गिल्ली के कोने पर पहुंचकर रुक गए। फरहान के माथे से पसीना बह रहा था। कहाँ जाएंगे अब? हसन ने कहा, शहर के कब्रिस्तान, वहां ही दफनाएंगे ये सब। रात के इस पहर कब्रिस्तान सुनसान और खौफनाक लग रहा था। चांदनी मध्यम रोशनी फैला रही थी। वो दोनों एक कोने में गड़ा खोदने लगे। खंजर, जेवरात और नोटबुक को गड़े में रखकर मिट्टी डाल दी। हसन ने लरसती आवाज में कहा, जीनत, हमने तुम्हारी याद को इज्जत के साथ दफन कर दिया, अब हमें छोड़ दो। हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे किसी ने सिसकी भरी हो। लम्हे भर के लिए फिजा पुरसुकून हो गई। फरहान ने सुकून की सांस ली, शायद वो चली गई। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे, अचानक हसन के पीछे किसी ने इसका नाम पुकारा, हसन। वो मुड़कर देखता है तो जीनत का साया करीब की कब्र के पास खड़ा है। इसकी सुर्ख आंखें चमक रही हैं। ये सब काफी नहीं था।
इसने सर्द लहजे में कहा, तुमने मेरा राज दफन किया मगर मेरा दर्द नहीं। अब तुम मेरा बोझ उठाओगे। हसन का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? जीनत करीब आई। तुमने मेरी कहानी पढ़ ली है, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। जिस तरह मेरा शौहर मुझे इस हवेली में कैद कर गया, अब तुम पर भी ये बोझ है। तुम मेरी आवाज सुनोगे, तुम्हें मेरे ख्वाब आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद इस हवेली के कैदी बन जाओगे। फरहान ने घबरा कर कहा, नहीं, हमने सब कुछ कर दिया जो तुमने कहा था। जीनत ने सर्द कहकहा लगाया, अब फैसला मेरा है, ना तुम्हारा। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। हसन और फरहान साकित खड़े रह गए। उनके इर्द गिर्द कब्रिस्तान की खामोशी मजीद भयानक हो गई, जैसे हर कब्र उन पर नजरें जमा कर देख रही हो। फरहान लरजते हुए बोला, हसन, हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, वरना हम कभी आजाद नहीं होंगे। हसन की आंखों में अजीब सा खला था। छोड़ भी दें तो क्या, इसकी आवाज मेरे साथ ही रहेगी। वो दोनों कब्रिस्तान से निकले, मगर हसन के दिल में एक नया खौफ जन्म ले चुका था। क्या वो वाकई आजाद हुए थे? जीनत ने उन पर अपना साया डाल दिया था। कब्रिस्तान से निकलने के बाद फरहान बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हर बार इसे लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, मगर हर बार गलियां सुनसान और खामोश मलती थीं। हसन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत था, जैसे वो अंदर से खाली हो चुका हो। फरहान ने कई बार इससे बात करने की कोशिश की, मगर हसन बस खामोश रहा। अगले दिन कॉलेज में दोस्तों ने देखा कि हसन अजीब व गरीब हो गया है। वो क्लास में भी चुपचाप बैठा रहता, आंखें सुर्ख और सोचों में डूबा हुआ। कभी कभी वो चौंक कर पीछे देखने लगता, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। फरहान सख्त परेशान था। एक रात इसने हसन को फोन किया, यार ये सब हमें भूल जाना चाहिए, वो हवेली, वो जीनत, सब, वरना हम पागल हो जाएंगे। हसन की आवाज भारी और सर्द थी। काश ये इतना आसान होता। जब रात को आंख बंद करता हूं तो वो मेरे ख्वाब में आती है, कभी जले हुए चेहरे के साथ, कभी खून के आंसू बहाती। कहती है, तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो चुके हो फरहान, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। फरहान के रूंगटे खड़े हो गए। हम किसी आलम के पास चलते हैं, किसी दरवेश के पास, शायद कोई हल निकल आए। हसन ने एक लंबी सांस ली। हाँ, शायद। अगले दिन वो दोनों अंदरून लाहौर के एक पुराने दरवेश के पास गए। दरवेश की आंखें गहरी और आवाज भारी थी। दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। दरवेश ने लंबी खामोशी के बाद कहा, ये रूह जुल्म का शिकार है, मगर उसका गुस्सा इसकी जंजीर बन गया है। जब तक कोई इसका बोझ अपने सर ना ले, वो आजाद नहीं हो सकती। फरहान ने घबरा कर कहा, तो क्या हसन को ये बोझ उठाना पड़ेगा? दरवेश ने आहिस्ता से हसन की तरफ देखा। इसने इसकी तहरीर पढ़ी है, इसकी आवाज सुनी है और उसके राज को जाना है। अब वो पहले ही जकड़ा जा चुका है। हसन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। तो मैं क्या करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तो तुम उसकी रूह के साथ जुड़े रहोगे, फिर उसकी जगह खुद को कुर्बान करोगे। एक और रास्ता है, अगर तुम सच्चाई को दुनिया के सामने ले आओ, अगर तुम इस जुल्म को बेनकाब कर दो, तो शायद इसकी रूह को सुकून मिल जाए। ये बात हसन के दिल में बैठ गई। इसने फैसला किया कि वो जीनत की कहानी दुनिया को सुनाएगा। अगले हफ्ते इसने अपनी डायरी में हर वाकया लिख डाला। इसने जीनत की जिंदगी, इस पर होने वाले जुल्म और हवेली में अपने साथ होने वाले तजुर्बात सब तहरीर कर दिए। फिर वो कहानी मकामी अखबार के एक रिपोर्टर को दे दी। कुछ दिनों बाद शहर के अखबार में एक सुर्खी छपी, अंदरून लाहौर की हवेली में सदियों पुराना जुल्म बेनकाब, जीनत बेगम की दास्तान। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग हवेली के पास जमा होने लगे। कुछ ने शमे जलाएं, कुछ ने कुरान खानी की। लोग जीनत के लिए दुआ करने लगे। इसी रात हसन को ख्वाब में फिर वही हवेली नजर आई। जीनत इसके सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। इसके जले हुए जख्म जैसे मद्धम हो गए थे। जीनत ने धीरे से कहा, तुमने मेरा किस्सा दुनिया को सुना दिया, अब मैं आजाद हूं।
ये कहकर उसकी आंखों से खून नहीं साफ आंसू निकले। इसका साया मध्यम होता गया और फिर धुंध में गायब हो गया। हसन की आंख खिल गई। इसके दिल पर एक अजीब सा बोझ कम हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद हफ्तों बाद जब लोग इस हवेली को देखने आए तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुला था। सहन के बीच में कुन्ने के ऊपर किसी ने सुर्ख रंग में लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई, साए बाकी हैं। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा यह शरारत है, कुछ ने कहा यह जीनत की बाकी मानदा ताकत है। फरहान ने यह खबर पढ़कर फौरन हसन को फोन किया। ये क्या है? हसन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मध्यम आवाज में बोला, शायद इसने मुझे छोड़ा नहीं, शायद अब भी मेरा इम्तिहान बाकी है। फरहान का दिल डूब गया। तुम्हें लगता है वो वापस आ सकती है? हसन की आवाज टूट गई। नहीं फरहान, वो कभी गई ही नहीं। जब आईना देखता हूं ना तो इसमें अब भी इसकी आंखें नजर आती हैं। फोन कट गया। फरहान के हाथ कांपने लगे। इसने खिड़की से बाहर झांका। रात की तारीकी में इसे लगा जैसे कोई सफेद साया गिल्ली के कोने पर खड़ा हो और सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देख रहा हो। यूं जीनत की कहानी अखबारों में छप गई, लोगों ने पढ़ ली, मगर असल राज वही रहा। क्या वो वाकई आजाद हो गई थी? अब फिर इसने अपना साया हसन पर डाल दिया था ताकि इसकी कहानी कभी खत्म ना हो। अंदरून शहर की इस हवेली में आज भी रात को कभी कभी औरत के रोने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं ये बस वहम है, कुछ कहते हैं ये हुआ की सरसराहट है, मगर जो लोग वाकई सच जानते हैं वो कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। और हसन, वो आज भी जिंदा है, मगर जब भी कोई इसकी आंखों में झांकता है तो यूं लगता है जैसे वहां कहीं दूर किसी और की सुर्ख आंखें छपी बैठी हैं।